नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। यानी सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले प्रकाश चार्ल्स मैसन ने डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले हड़प्पा का सर्वे किसने किया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में। 1856 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1856 में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। यानी इन्हें आप बर्टन बंधु भी कहते हैं, जो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम करे थे। उन्होंने अनजानों में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। यानी पहले तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में हड़प्पा का सर्वे किया, बाद में 1856 में दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1800 अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 1861 भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1861 में की गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहलाता था। यानी कहने का मतलब है इसका कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय की गई। और अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 1921। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा के उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। यानी जॉन मार्शल ने हड़प्पा के उत्खनन के लिए दयाराम साहनी को 1921 में नियुक्त किया। 1922 में सर जॉन मार्शल ने रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। दयाराम साहनी को तो उत्खनन हेतु नियुक्त किया, लेकिन 1922 में जॉन मार्शल थे, इन्होंने रखालदास बनर्जी को उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। यानी 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार पिगट ने, यानी ये पिगट नाम का एक इतिहासकार था, इसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी का। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो ये इतिहासकार पिगट महोदय ने कहा है। अब हम पढ़ेंगे इसका विस्तार कहाँ तक है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत 3 जगह पर फैली हुई है। अब हम पढ़ेंगे कि यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग से संबंधित है, तो ये कांस्य युगीन से संबंधित है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो वो कांस्य युगीन सभ्यता है। अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पश्चिम से लेकर पूर्व में किस दिशा में। यदि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में है वो मांडा कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे। वहीं यदि बात करें दक्षिण की, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे। पश्चिम में दास्क नदी के सुतकांगेडोर है, जो कि दास्क नदी के किनारे है बलूचिस्तान में। पूर्वी जो बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का वो आलमगीर यूपी में है, जो हिंडन नदी के किनारे है। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता के 4 छोर है या बिंदु है। जैसे उत्तर में मांडा कश्मीर है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र है, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान है, पूर्व में आलमगीर यूपी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि इसका समय, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल या समय क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का निदान कार्बन डेटिंग 14 पद्धति से किया गया। यानी ये C14 है, ये कार्बन डेटिंग पद्धति है। इससे C14 से इसके समय का निर्धारण किया गया। जैसे एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी है उसके अनुसार 2600 से 1900 BC यानी ईसा पूर्व माना गया। जो नई एनसीईआरटी है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। वहीं यदि बात करें पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। सारगोन अभिलेख के अनुसार जो कि मध्य एशिया से मिला है, इससे 3250 से 1750 BC यानी ईसा पूर्व माना गया है। यानी कहने का बात ये तीनों ही समय सही है। अब आप देख जो ऑप्शन में होगा वही मान्य होगा। यदि आ जाए कि ऑप्शन में अगर सबसे मान्य
यदि इनमें से कोई ऑप्शन है तो वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा प्रमुख स्थल, यानी कौन कौन से स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है तो वो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में, यानी हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ स्थित है तो वो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता है वो साहिवाल जिले में है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है और हड़प्पा का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। और हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान, इसमें क्या क्या मिला है तो R37 कब्रिस्तान। यदि हड़प्पा में R37 क्या है तो आप लिखेंगे कब्रिस्तान है। विदेशी कब्र इक्का गाड़ी, यानी जो इक्का गाड़ी है वो भी हड़प्पा से मिली है। श्रृंगार पेटिका, यानी श्रृंगार करने की सामग्री रखने वाली पेटिका भी यहीं से मिला है। स्वास्तिका का निशान, ये स्वास्तिका का निशान होता है ये भी यहीं से प्राप्त हुआ है। वहीं यदि बात करें नदी के तट पर 12 अनागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में है, यानी 12 अनागार मिले हैं वो 2 लाइनों में है। इस प्रकार ये पास और हड़प्पा में पास में अनाज साफ करने का एक चबूतरा मिला है। हड़प्पा से अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिला है। पास में श्रमिक आवास भी मिले हैं। हड़प्पा में श्रमिक आवास भी मिले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। नंबर 2 सभ्यता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये लरकाना सिंध पाकिस्तान में स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो है वो लरकाना सिंध पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मर्तकों का टीला। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन क्या क्या मिला है तो विशाल उत्खनन के दौरान विशाल स्नानागार मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसका आकार 39x23x8 फीट, यानी ये इसका आकार है। वहीं इसके उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई चबूतरा है। इसके उत्तर जैसे ये विशाल स्नानागार है, इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया है, यानी जो ये विशाल स्नानागार मिला है इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष है। और मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार है इसके ही उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष है। 3 तरफ बरामदे हैं, इसके 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे, ऐसे भी परिणाम मिले हैं। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है तो विशाल स्नानागार है, इसे सर जॉन मार्शल है इन्होंने आश्चर्यजनक इमारत कहा है। अब इसके अंदर विशाल अनागार मिला है, यानी अन्नागार भी मिला है। महाविद्यालय के साक्ष्य इंपॉर्टेंट है कि महाविद्यालय के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हाथी का कपालखंड भी मोहनजोदड़ो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि महाविद्यालय के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। और हाथी का कपालखंड कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो ये नर्तकी की मूर्ति है, नग्न अवस्था में है। इसमें एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। जो ये नर्तकी की मूर्ति है जो धातु की बनी हुई है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये नग्न अवस्था में है, इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान, और यहाँ से एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है जो ध्यान की अवस्था में है। और जो ये पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है ये साल ओढ़ रखी है, जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। यहाँ से और मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहर मिली है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लोथल। ये लोथल स्थल है, ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल का उत्खननकर्ता असर राव यानी रंगनाथ राव है। यह एक व्यापारिक नगर था। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नगर व्यापारिक नगर था तो वो लोथल व्यापारिक नगर था। लोथल से गोदीवाड़ा जिसे डॉक यार्ड कहते हैं वो मिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है, यानी जो ये गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड जिसे आप बंदरगाह भी बोल सकते हैं ये सबसे बड़ी कृति है। मनके बनाने का लोथल से है, ये इंपॉर्टेंट है कि मनके बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ है। चावल के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहर जो गोलाकार बटनुमा है वो भी लोथल से प्राप्त हुई है। घोड़े की मरण मूर्तियाँ भी लोथल से प्राप्त हुई है। चक्की के 2 पार्ट भी लोथल से प्राप्त हुए। घरों के दरवाजे मुख्य द्वार पर खुलते थे। एकमात्र ऐसा स्थल, यदि आपसे कोई पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे तो वो कौन सा है, लोथल है। ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा जिसके घरों के दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग पर खुलते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धोलावीरा स्थल, यानी धोलावीरा। धोलावीरा है वो गुजरात में है और इसका उत्खनन धोलावीरा का उत्खनन रविंदर सिंह बिष्ट है। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। धोलावीरा है वो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है। जो धोलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, पूर्व भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। कहने का मतलब 3 भाग, ये पश्चिम भाग, पूर्व भाग और ये मध्य भाग, यानी 3 भागों में विभाजित है। और धोलावीरा से 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं, यानी 16 कृत्रिम जलाशय मिले, यानी पानी की व्यवस्था की गई है 16 प्रकार से। स्टेडियम के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वो भी धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सूचना पट जो पालिश युक्त है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सूचना पट कहाँ से मिला है तो वो भी धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चन्हुदड़ो।
ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। उसका उत्खननकर्ता अंजी मजूमदार है। इनकी हत्या डाकुओं ने करती थी। जो अंजी मजूमदार है, इनकी हत्या डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। चौंदड़ो है, ये एक औद्योगिक नगरी थी। मनके बनाने का कारखाना लोथल व चौंदड़ो से मिला है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी चौंदड़ो में ही मिले हैं। सुरकोटड़ा, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात में है। ये इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली हैं। घोड़े की हड्डियां सुरकोटड़ा गुजरात से मिली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है, तो घोड़े की हड्डियां मिली है सुरकोटड़ा गुजरात से। सुरकोटड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की हड्डियां तो सुरकोटड़ा गुजरात से मिली है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुनाल। ये कुनाल सभ्यता है, ये हरियाणा में है। कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले, कुनाल हरियाणा से। नेक्स्ट है दईमाबाद। ये दईमाबाद स्थल है, ये महाराष्ट्र में। धातु का रथ मिला है, दईमाबाद से धातु का रथ मिला है। जैसे कुछ धातु का रथ कहाँ मिला, दईमाबाद महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है रोजडी गुजरात, यानी ये रोजडी गुजरात से। हाथी के साक्ष्य मिले हैं, हाथी के साक्ष्य रोजडी गुजरात से मिले हैं। और हाथी का कपालखंड हम ऊपर बढ़ चुके हैं। और हाथी के साक्ष्य रोजडी गुजरात से मिले हैं। रोपड़, ये रोपड़ सभ्यता पंजाब में है। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रोपड़ सभ्यता जो कि पंजाब में है, रोपड़ स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख रोपड़ स्थल जो कि पंजाब में है, उसमें मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कालीबंगा में एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यानी कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद किए गए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ के लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। अब हम पढ़ेंगे नगर नियोजन कैसा था। नगर नियोजन कैसा था, यानी कालीबंगा का नगर नियोजन। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर 2 भागों में बंटे हुए थे। पूर्वी भाग यह आवासीय भाग होता था। पश्चिमी भाग यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता। कहने का मतलब नगर नियोजन कैसा था, तो विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। नगर 2 भागों में बंटे हुए थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पूर्वी भाग था वो आवासीय, वहाँ लोग आवास करते थे, और जो पश्चिमी भाग था वहाँ ऊंचे टीले पर दुर्ग स्थित होता था। सड़कें एक दूसरे को, और जो सड़क थी वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। ग्रिड पैटर्न यानी जिसे आप ग्रिड पैटर्न को ऑक्सफोर्ड पत्ती या जाल पद्धति भी कह सकते हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, यानी जो घरों के दरवाजे हैं वो कालीबंगा में मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। लेकिन हमने आपको बताया था लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके मुख्य मार्ग सड़क की तरफ खुलते थे। यानी लोथल एकमात्र ऐसा था, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। घरों में सामान्यतः 3 या 4 कमरे यानी कक्ष होते थे, और रसोई व आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। इन कालीबंगा के लोगों ने सीढ़ियाँ भी मिली है। कुछ घरों से कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए थे। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैल होल होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। समानतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। यानी कहने का मतलब पक्की ईंटों का, इन लोगों को पक्की ईंटों का ज्ञान था, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। नालियों को साफ करने के लिए मैन होल था। उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। सिंधु घाटी स्थिति, इसकी जानकारी का अभाव है, यानी ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी। संभावना ये है कि पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति कैसी। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक स्थिति कैसी थी। मातृस्थात्मक संयुक्त परिवार होते थे, यानी जो परिवार थे वो मातृस्थात्मक थे और संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। ऐसी संभावना है कि समाज 4 भागों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, यानी जो बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मातृस्थात्मक परिवार था। यहाँ शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। पुरुष महिलाएं श्रृंगार करते थे और जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। शतरंज व मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियों का पाठ्यक्रम था, यानी अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। यहाँ आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ये लोग थे, तो आत्मा में भी विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में। कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या पुनर्जन्म में विश्वास था, तो इसका उत्तर होगा हाँ। लोथल लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिला, यानी लोथल से तो 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान यानी समाधि स्थल मिला है, समाधान मिला है। पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति। प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। पुरुष या महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती है, लेकिन मंदिर बनाना प्रारंभ, देवताओं की तो मूर्तियां मिलती है लेकिन मंदिर बनाना प्रारंभ नहीं हुए थे।
ये अंधविश्वासी थे, ये जादू टोने टोटके में भी विश्वास करते थे। बलि प्रथा में भी क्या सिंधु घाटी सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। हाँ, तो बलि प्रथा का प्रचलन भी था, यानी बलि प्रथा में भी विश्वास करते। कालीबंगा में हवन कुंड मिलते हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास रखते थे। इन्हें ध्यान व योग का भी ज्ञान था। इन्हें ध्यान व योग का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिव का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। जो मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिस पर आद्य शिव का चित्र मिलता है, सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा। आर्थिक स्थिति, यानी यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों व शहरों में बेचा जाता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल व बाजरे का ज्ञान नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल व बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर, गुजरात से रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है, यानी चावल के साक्ष्य तो लोथल से मिलते हैं। चावल की भूसी है वो रंगपुर से मिलती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। अब हम पढ़ेंगे सुरतोगोई अफगानिस्तान, यानी जो ये सुरतोगोई स्थल है ये अफगानिस्तान में है। नहरों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य, यानी उन्नत जल प्रबंध की प्रणाली धोलावीरा से मिली है। यहाँ पशुपालन भी करते थे, यानी ये पशु भी पालते थे। गाय पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। ये ऊंट, घोड़ा व हाथी से परिचित नहीं थे, यानी यहाँ ऊंट, घोड़ा व हाथी से ये अनजान थे। विदेशी व्यापार होता था, ये तो इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही होगा। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। सारगोन अभिलेख में मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हजा पंक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये लिखा गया है कि मेलुहा है वो नाविक, सारगोन अभिलेख में लिखा गया कि मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पंक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया, यानी जो सारगोन अभिलेख है इसमें कपास को सिंडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। दिलमुन, बहरीन व ओखन अमान मध्यस्थ कार्य करते हैं। जो दिलमुन बहरीन था वह आखन ओमान में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, यानी इसमें मुद्रा प्रचलित में नहीं थी। वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के माध्यम से आदान प्रदान होता था। यहाँ सोने चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से भी परिचित नहीं थे, यानी लोहे से परिचित नहीं, कांस्य से परिचित थी। और कांसा, तांबा व टिन का मिलकर बनाया जाता था। बालकोट पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिले, यानी शंख के अवशेष कहाँ से मिले? तो वो बालकोट पाकिस्तान से मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। इन्हें लिपि का ज्ञान था। यह भावचित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे गोमूत्र अक्षरकार लिपि कहा जाता था। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा, जो ये लिपि है इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मूर्तियाँ एवं मोहरे, अब हम पढ़ेंगे मूर्तियाँ एवं मोहरे। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिली है। धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की में आग में पकाकर हुई बनाई हुई मूर्तियों को टेराकोटा कहते हैं, यानी मिट्टी की मूर्ति जिन्हें आग में पकाकर बनाया जाता है उन्हें टेराकोटा कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति की मिली है। दईमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति, टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियाँ। ज़्यादातर मोहरे सेलखड़ी की बनी हुई है। ज़्यादातर मोहरे चौकोर हुआ करती थी। मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ताएं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थी। मोहरों पर एक सिंगा, यानी एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहनें प्राप्त होती है। कुब्बड़ वाले सांड के चित्र, जैसे मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में जो मोहर मिले उन्हें कुब्बड़ वाले सांड के चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए। तो चलो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 फर्स्ट, जो गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण, यानी जो गार्डन चाइल्डर है वह मार्टिमल व्हीलर है, ये आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मानते हैं। वहीं एस.आर. राव, जॉन मार्शल व मेक्के के अनुसार बाढ़, यानी जो एस.आर. राव है, यानी जो रंगनाथ राव है, सर जॉन मार्शल है व मेक्के है, ये मानते हैं कि बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हुआ है। अमनानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन, यानी अमनानंद घोष मानते हैं, यानी AK घोष के अनुसार कि जहाँ यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। UR कनेडी के अनुसार, यानी जो ये कनेडी है, कनेडी ने प्राकृतिक आपदा को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है, कनेडी ने। अब माधव स्वरूप वत्स के अनुसार, माधव स्वरूप वत्स ने क्या कहा है या क्या लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नदियों ने अपना रुख बदल लिया, इस कारण कि नदियों ने अपना रुख बदल लिया, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण, जिम्मेदार या उत्तरदायी रहे होंगे। अब हम कुछ इन पर टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे
जैसे कालीबंगा, राखी गड्डी जो कि हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात में, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है, यानी हड़प्पा से भी पहले के हैं। रंगपुर व रोजडी ये उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, ये उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।